हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसके नाम से समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉन गेन मतलब जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन गेन कराते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं, तब जो एनर्जी में चेंज होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो चलिए समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा। एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक, किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं तब जो एनर्जी चेंज है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मान लेते हैं कोई एटम है एक्स जो कि गैसेस स्टेट में है। अगर हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं तो इस पर क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। और इस प्रोसेस में जो हीट चेंज होगा, एनर्जी चेंज होगा, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जनरली ये वैल्यू होती है निगेटिव में, क्योंकि जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराते हैं तो उस केस में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम बोलते थे आयोनाइजेशन एनर्जी। उसकी वैल्यू होती थी पॉजिटिव में। लेकिन ये जस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का रिवर्स है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करा रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द केस में जब हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं तो उस केस में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी अगर रिलीज होगी तो एंथैल्पी चेंज हम दिखाएंगे बेटा नेगेटिव में। ठीक, तो मोस्टली नेगेटिव होती है, हमेशा नेगेटिव नहीं होती। जैसे यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल आपको लिख के बता रहा हूँ जिनसे हमको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर हम बात करें बेटा क्लोरीन एटम की, गैसियस एटम में अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो इस प्रोसेस में -349 किलो जूल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आती है। यहाँ पे हम लिख देंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक, माइनस का साइन क्या बता रहा है कि यहाँ पे हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये क्या बता रही है कि इतने किलो जूल एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई होगी। ठीक, इस प्रोसेस में ये हमको ये भी बताता है कि किसी एटम की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कितनी कम है या कितनी ज्यादा है। अगर किसी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा निगेटिव है तो इसका मतलब वो बहुत इजीली, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। वहीं अगर किसी एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता। ठीक, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें फ्लोरीन के लिए, तो अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो उस केस में 328 किलो जूल एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, -328 किलो जूल। अब ये तो बात हुई निगेटिव वालों की। ठीक, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आती है, निगेटिव, और यहाँ पर भी क्या आती है, निगेटिव। अब मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी आती है। जैसे नाइट्रोजन, बेरिलियम, और कोई भी इनर्ट गैस, जैसे कि हम यहाँ पे ले रहे हैं नियोन। ठीक, इनमें अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे। क्यों? इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम समझ सकते हैं। ठीक, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है बेटा 2p3। बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 2s2। और जितने भी इनर्ट गैसेस हैं उसमें आपको पता ही है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p6 p6। तो क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही स्टेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहेंगे। इसका मतलब आपको इसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है तो फिर एनर्जी अपनी तरफ से देनी पड़ेगी, तब आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करा सकते हो। इलेक्ट्रॉन ऐड कराने में एनर्जी देनी पड़ रही है, इसका मतलब इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगी बेटा, पॉजिटिव। जैसे नाइट्रोजन केस में +7, बेरिलियम वाले केस में अगर हम बात करें तो थोड़ी सी वैल्यू और बढ़ जाएगी।
+67 के आसपास। और नियोन में अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हमको यहाँ पर देनी पड़ेगी, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। ठीक, लगभग +117 यहाँ पर हमको एनर्जी देनी होगी। तो जितने भी इनर्ट गैसेस हैं उन सब का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा था, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक, वैसे ही यहाँ पर भी हम अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कराते जाएं तो उसको हम बोलेंगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, अभी हमने कुछ एग्जांपल देखे यहाँ पर। ठीक है, बट इसके बाद की जितनी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज होंगी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, वो सब क्या होंगी बेटा, पॉजिटिव होंगी। रेस्ट ऑफ ऑल सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आर पॉजिटिव ऑलवेज। ठीक, ये हमको ध्यान रखना है। इस पॉइंट को आप समझते हैं अच्छे से, देखो। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की गैसेस स्टेट में अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कराएं, इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस प्रोसेस में कुछ हीट रिलीज होगी। इसमें लगभग 141 किलो जूल के आसपास यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हुई वो हो जाएगी -141 किलो जूल पर मोल। ठीक, इसको बोलेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन अब ध्यान से देखना बेटा, अगर इस ओ नेगेटिव में, इसमें इस एनायन में हम फर्दर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, फिर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, इसको हम बोलेंगे सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इस पर अब आ जाएगा 2 नेगेटिव चार्ज। तो अब ये वैल्यू आप समझ चुके होंगे, ये वैल्यू पॉजिटिव में जाने वाली है, और पॉजिटिव में भी बहुत ज्यादा हाई होने वाली है। अब इस केस में एनर्जी रिलीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक तो उसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही एक्सेस में है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक, ये नेगेटिव चार्ज और ये भी नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में क्या होगा बेटा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाह रहा, हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिर भी ऐड करना चाह रहे हैं, तो हमें अब एनर्जी देनी पड़ेगी, और बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा फिर, पॉजिटिव। बिल्कुल सही। तो इस केस में जो एंथैल्पी चेंज है बेटा वो पॉजिटिव आएगा, और लगभग ये वैल्यू 760 किलो जूल के आसपास आती है। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि सेकंड और उसके बाद की जितनी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज होंगी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, वो हमेशा पॉजिटिव में आएंगी, क्योंकि किसी भी एनायन में, ध्यान से सुनना, जब किसी भी एनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं तो वहां से एनर्जी नहीं मिलेगी, हमें एनर्जी वहां पर देनी पड़ेगी, क्योंकि उनके बीच में रिपल्सन लग रहा होता है। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट हुए इसके बारे में। कुछ और फैक्ट मैं यहाँ पे आपको लिखवा रहा हूँ, जो कि डायरेक्टली हमको ध्यान रखने हैं। मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है बेटा, क्लोरीन की होती है। ठीक, अभी हमने ऊपर देखा भी था, सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा क्लोरीन, अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो। ठीक है, और अगर हम बात करें नोबल गैसेस के लिए या इनर्ट गैसेस के लिए, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ
इनर्ट गैसेस, इनके लिए क्या आती है, पॉजिटिव आती है, बल्कि हम कह सकते हैं कि लार्ज पॉजिटिव आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कराने में बहुत ज्यादा एनर्जी हमको यहाँ पर देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं बेटा पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज का पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे ग्रुप में, अलोंग द पीरियड, सॉरी पहले हम पीरियड में कंपेयर करते हैं। ठीक है, किसमें भी कर सकते हैं, पहले ग्रुप में या पीरियड में। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर हम चलते हैं तो ट्रेंड बिल्कुल वही आता है जो आयोनाइजेशन एनर्जी का आता है, बिल्कुल वही सेम ट्रेंड आता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसी को हम सही तरीके से बोलें तो ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, मोर निगेटिव होती जाती है, बिकम्स मोर निगेटिव। ठीक, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट चलते हैं किसी पीरियड में तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और ज्यादा नेगेटिव होती चली जाती है। अब हम बात करते हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के लिए, इसका जो ऑर्डर है वो देख लेते हैं। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इनर्ट गैसेस के लिए हमने पहले बता दिया कि इनकी पॉजिटिव में आएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाह रहे। ठीक है, तो लास्ट में आ जाएगा अपना नियोन। अब हमने जो ट्रेंड बताया वो क्या था, लेफ्ट टू राइट चलने पर वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन बीच बीच में यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन आएंगे, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियोन, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना इतना आसान नहीं है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम होती है या पॉजिटिव में होती है। बाकी सबके लिए सेम ट्रेंड चलेगा। इसमें एक और एक्सेप्शन हम देखना है, अगर हम बात करें लिथियम की तो इसमें बेटा 2s1, और अगर बात करें बोरोन की तो इसमें आएगा 2p1। अगर हम बात करें पेनिट्रेशन इफेक्ट की, जो कि हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में समझा था। ठीक, तो एस ऑर्बिटल्स का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होता है पी वालों के कंपैरिजन में, पेनिट्रेशन इफेक्ट। ठीक, क्योंकि एस वालों की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फिल करना चाहते हैं, ज्यादा भरना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कराना वहां से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है। किससे, बोरोन से। किसकी, लिथियम की। तो अब मैं यहाँ पर ऑर्डर लिखने जा रहा हूँ इसका। ठीक, सबसे कम किसके लिए आई थी, नियोन के लिए, फिर उससे थोड़ी सी ज्यादा बेरिलियम के लिए, ये वैल्यू मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ ऊपर, फिर थोड़ी सी ज्यादा नाइट्रोजन के लिए। ये तीन एक्सेप्शनल केस, उसके बाद फिर लिथियम और बोरोन वाले में आते हैं। बोरोन वाले में हमने अभी समझाया कि पी वालों का पेनिट्रेशन इफेक्ट कम होता है, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम होती है, किससे, एस वाले से। तो इसलिए बोरोन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी बेटा लिथियम से। बाकी हमारे पास में फिर क्या बचा, कार्बन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। ठीक, तो ये हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर, सबसे कम इनर्ट गैसेस के लिए और सबसे ज्यादा हेलोजेंस के लिए। जिसको मैं सबसे कम बोल रहा हूँ मतलब वो पॉजिटिव में आती है। ठीक, और जिसको मैं सबसे ज्यादा बोल रहा हूँ मतलब वो निगेटिव में आती है, मोस्ट निगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, हेलोजन की होती है। इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर हम बात करें थर्ड पीरियड के एलिमेंट में, तो फिर से यही ट्रेंड हमको देखने को मिलेगा। थर्ड पीरियड में तो फिर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड उसके बाद फिर आ जाएगा बेटा आर्गन। बिल्कुल सही। अब यही तीन एक्सेप्शनल केस हमको फिर से दिखाई देंगे। आर्गन के लिए पॉजिटिव हो जाना है, ठीक। नाइट्रोजन के बाद जस्ट आएगा फॉस्फोरस और बेरिलियम के जस्ट नीचे आएगा मैग्नीशियम। तो ये तीन एक्सेप्शनल केस हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बेटा 3s2, यहाँ पर 3p3 और यहाँ पर 3p6। तो जहाँ पे मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है। कम होने से मतलब है वो पॉजिटिव की ओर चलने लगती है। फिर सोडियम और एल्यूमिनियम वाले केस में वही पेनिट्रेशन इफेक्ट आ जाएगा अपना, क्योंकि यहाँ पर बेटा 3s1 में जा रहा है इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 3p1 में जा रहा है इलेक्ट्रॉन। बाकी सब ऑर्डर सेम रहेगा। और यहाँ पर भी जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी वो किसके लिए आएगी? क्लोरीन के लिए, हेलोजन के लिए। मैक्सिमम या हम कह सकते हैं कि मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। चलिए, तो हुई बात अलोंग द पीरियड। एक बात हमको क्लियर हो चुकी है कि किसी भी रेस्पेक्टिव पीरियड में मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? हेलोजन की होती है। मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ए रेस्पेक्टिव पीरियड, किसी भी रेस्पेक्टिव पीरियड में मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? हेलोजेंस की। और अगर हम बात करें मोस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? मोस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो बिल्कुल सही, आप समझ चुके होंगे इनकी होती है इनर्ट गैसेस की या नोबल गैसेस को हम बोल सकते हैं। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। बुक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो बात होती है मोस्ट निगेटिव और पॉजिटिव वाले में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव है कि पॉजिटिव है, इस टर्म में बात की जाती है। नॉर्मली या सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो जिसको हम बोल रहे हैं मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका मतलब सिंपल भाषा में कहूंगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, ठीक। जिसको हम बोल रहे हैं मोस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सिंपल भाषा में इसको बोलूंगा मिनिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी? मिनिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो निगेटिव और पॉजिटिव के टर्म में पूछा जाता है, ठीक है। मोस्ट निगेटिव या लीस्ट निगेटिव, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए बात करते हैं किसी ग्रुप में चलने पर क्या ट्रेंड आने वाला है। तो सेकंड पॉइंट हमारा पीरियोडिक ट्रेंड में इन ए ग्रुप। और अभी तक हम समझ चुके हैं बेटा कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर ग्रुप में चलने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, मतलब बिकम्स मोर नेगेटिव होती चली जा रही है। तो ग्रुप में डाउन द ग्रुप अगर हम चलेंगे तो ये क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज होगी, बिल्कुल सही। डिक्रीज होने से मतलब यहाँ पर क्या बोलेंगे हम इसको? बिकम्स लेस निगेटिव, ये कम निगेटिव होती चली जाती है। लेकिन अगर हम बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है, तो इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस हमको देखने को मिलते हैं। वो एक्सेप्शनल केस क्या है उसको समझ लेते हैं। इन पी ब्लॉक जनरल ट्रेंड क्या हो बेटा हमारा? ये ट्रेंड होगा जनरली। डाउन द ग्रुप अगर चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती रहेगी, ठीक है।
मतलब कम होती रहेगी। तो अगर हम सेकेंड पीरियड के एलिमेंट से थर्ड पीरियड के एलिमेंट की ओर चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी, बट ये इंक्रीज होने लगती है। ये पी ब्लॉक के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। एस ब्लॉक में सिंपल ट्रेंड चलेगा अपना, लिथियम से सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम की ओर चलने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती चली जाती है। लेकिन पी ब्लॉक के लिए क्या ट्रेंड आ रहा है, देखो सेकंड पीरियड के एलिमेंट अगर हम देखें बोरोन, उसके बाद में फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और थर्ड पीरियड में यहाँ पर कौन से आएंगे बेटा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो डाउन द ग्रुप जाने पर जो हमारा नॉर्मल ट्रेंड है वो क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव, ये कम नेगेटिव होनी चाहिए, बट यहाँ पर ट्रेंड कुछ और ही देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा मोर नेगेटिव होती चली जाती है, बिकम्स मोर नेगेटिव, या मैं ये कह सकता हूँ कि ये वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है। फॉस्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी क्लोरीन की, ऑक्सीजन से ज्यादा होगी सल्फर की, नाइट्रोजन से ज्यादा फॉस्फोरस, कार्बन से ज्यादा सिलिकॉन और बोरॉन से ज्यादा एल्यूमिनियम। मैं अगर आपको डाटा लिख के बताऊं यहाँ पर तो आप बड़े आसानी से समझ सकते हो। फ्लोरीन के लिए हमने अभी देखा था बेटा -328 के आसपास थी, और क्लोरीन के लिए -349 के आसपास थी किलो जूल में, है ना। अगर हम बात करें ऑक्सीजन के लिए तो ये लगभग -141, अभी हमने इसको भी डिस्कस किया था। सल्फर के लिए -200 के आसपास होती है, ठीक है। तो मोस्टली हम इसको आइडिया लगा सकते हैं कि सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड की ओर चलने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव होती चली जा रही है, मतलब वैल्यू इंक्रीज होती चली जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे तो आपको 141 किलो जूल एनर्जी मिलेगी, लेकिन अगर आप सल्फर में इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे तो आपको 200 किलो जूल एनर्जी मिलेगी। इसका मतलब सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है इससे, ऑक्सीजन से। ये दो एक्सेप्शनल केस ही हैं, इनके पूरे ग्रुप को मैं आपको समझाता हूं। अगर हम बात करें ग्रुप 17 में यानी कि हेलोजेंस में, अच्छा हम बात कर लेते हैं ऐसा होता क्यों है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा फिर कि ग्रुप में चलने पर क्या होगा। पहले देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा बेटा इसलिए होता है क्योंकि जो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, ये सेकंड पीरियड वाले जो एलिमेंट्स हैं, एक तो इनका साइज बहुत छोटा होता है, और दूसरा साइज छोटा होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड करा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन लगना शुरू हो जाएगा। उस रिपल्सन के कारण ही इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम मिलती है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन सल्फर। इसका रीजन क्या है, रीजन ये है बेटा, ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक। क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं, ये सभी सेकंड पीरियड के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि जितने भी सेकंड पीरियड के एलिमेंट है उनका साइज छोटा है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज्यादा हो जाता है। इस वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है थर्ड पीरियड के एलिमेंट से, ठीक है। इसलिए मैंने आपको लिखवाया था कि क्लोरीन की जो होती है वो मैक्सिमम होती है। अब ये जो दो ग्रुप है हमारे पास में, हेलोजन और दूसरा ग्रुप 17, इनको एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। हेलोजेंस में हमारे आएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक। एस्टिनिन जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे।
तो जो जनरल ट्रेंड है डाउन द ग्रुप जाने पर, वो क्या होता है बेटा, डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, या मैं कहूं तो बिकम्स लेस नेगेटिव। तो फ्लोरीन से कम होनी चाहिए थी क्लोरीन की, क्लोरीन से कम ब्रोमीन, और ब्रोमीन से कम आयोडीन की। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया, जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं पीरियोडिक टेबल में, उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, क्लोरीन की। मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, क्लोरीन की। ये वैल्यू मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ, फिर से देख लेते हैं एक बार। -328 ये होती है फ्लोरीन के लिए। अगर हम बात करें ब्रोमीन और आयोडीन वाले केस में बेटा, तो इसके लिए -325, और आयोडीन के लिए -295 के आसपास ही वैल्यू होती है किलो जूल में अगर बात करें तो डाउन द ग्रुप जाने पर देखो लेस निगेटिव ही होती चली जा रही है, बट एक एक्सेप्शनल केस हमको देखना है, क्लोरीन। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, मोस्ट नेगेटिव। ठीक। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा इस केस में अगर हम देखें, क्लोरीन, सेकंड नंबर पर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन। इट इज ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस। अब बात करते हैं बेटा ग्रुप 16 एलिमेंट्स, जो अपने चाल्कोजेंस भी इनको हम बोलते हैं, ग्रुप 16 एलिमेंट्स। इसमें हमारे पास है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो डाउन द ग्रुप जाने पर तो सेम ट्रेंड चल रहा है हमारा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। लेकिन हम पढ़ चुके हैं बेटा कि ऑक्सीजन से ज्यादा होती है सल्फर की, फिर इन सब की यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। ये सारा डाटा हमको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल मैं आपको ऑक्सीजन और सल्फर वाला केस ही यहाँ पर समझा रहा हूँ। इसके लिए -141 के आसपास, और उसके लिए -200 के आसपास की वैल्यू होती है किलो जूल में अगर हम देखें तो। बाकी सबका जो डाटा है, अगर मैं बात करूँ, सेलेनियम के लिए लगभग -195 के आसपास आती है वैल्यू, टेलुरियम के लिए थोड़ी सी कम -190, और पोलोनियम के लिए और भी थोड़ी सी कम -175 के आसपास की वैल्यू आती है। अब आप एक आइडिया लगा चुके होंगे बेटा, अगर हम बात करें हेलोजेंस की, तो इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम थी, केवल क्लोरीन से, सबसे कम नहीं थी। लेकिन अगर हम बात करें ग्रुप 16 में, तो जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये इन सारे एलिमेंट्स में सबसे कम है। आप देखो पोलोनियम की भी -175, यानी कि इससे ज्यादा है। तो अगर मैं इसका ऑर्डर यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, ग्रुप 17 वालों के लिए, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पर किसकी है, सल्फर की, उससे कम सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम, और सबसे कम है बेटा ऑक्सीजन की। ठीक। तो ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केस है जो हमको ध्यान रखने हैं। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में और जेई में, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये ऑर्डर हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद एक स्पेशल क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, दोनों टॉपिक को कनेक्ट करके। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला जो अपना कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाता है बेटा। लेकिन आपने ध्यान से देखा होगा कि जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कराते हैं आइसोलेटेड गैसेस एटम से, तो हम उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक प्रोसेस में हीट की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब पॉजिटिव में आता है एंथैल्पी चेंज, और एक में हीट रिलीज होती है, मतलब निगेटिव में आता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में कुछ कनेक्शन है, कुछ रिलेशन है। तो उसी के लिए मैं आपको एक स्पेशल नोट यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। अगर कोई एटम है हमारे पास में एक्स, ठीक, उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिया, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, एक्स निगेटिव। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन
गेन एंथैल्पी ऑफ एक्स। ठीक, अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस एक्स नेगेटिव में से हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, अलग कर दिया। ठीक, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस। इस बार एक्स माइनस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, तो जितने हीट यहाँ से रिलीज होगी, जितनी एनर्जी रिलीज होगी इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में, मान लेते हैं यहाँ पे 10 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई होगी, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी बेटा, माइनस के 10। तो जब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराओगे तब आपको उतनी ही एनर्जी फिर से खर्च करनी पड़ेगी, मतलब ये क्या हो जाएगी बेटा, प्लस के 10 किलो जूल। तो एक सिंपल सा रिलेशन हुआ कि अगर इस एक्स एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमें दे रखी है, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हम बता सकते हैं, उसका जो निगेटिव आयन है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हम बता सकते हैं। ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्या होंगी बेटा, इक्वल होंगी, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर ये वैल्यू निगेटिव में है तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। बस ये हमको ध्यान रखना है, मैथमेटिकल वैल्यू यहाँ पर सेम रहती है। जैसे एक क्वेश्चन नीट में हुआ है, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस। और इसके लिए आपको ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा, प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड माइनस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए।